Hello everyone, my name is Beena Chandmani and we are covering nature and significance of management. ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जो हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन को कवर किया कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. उसके बाद हम लोगों ने मैनेजमेंट के फीचर्स कवर किए कि मैनेजमेंट के क्या फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वो हमने कवर की कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल है, गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है एंड इंटेंजिबल फोर्स है. ये मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं. आज जो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम थोड़ी देर स्किप करके पहले हम ये देखें कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है. अगर मैं कहूँ हर पर्सन के किसी ना किसी चीज को लेके ऑब्जेक्टिव होते हैं. बिना ऑब्जेक्टिव के या बिना एमलेस के तो कोई होता नहीं है. तो ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है एंड ऑब्जेक्टिव के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं. अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या मेरी वीडियो सुन रहे हैं इट मीन्स आपका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है. तो तीन तरह के मेनली ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट के मेनली तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं या थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मैं बोल सकती हूँ ब्रॉडली डिवाइडेड: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. एक एक को हम बड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, किसी कंपनी की बात करें, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाके बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा. प्रॉफिट अर्न करना. हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. उसका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता रहे और मार्केट में उसका एग्जिस्टेंस बचा रहे. ये ऑब्जेक्टिव किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशन का. मेन जो एक ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बोलता है ना, वो ये मेनली तीन ही होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट तो होता है प्रॉफिट अर्न करना. अगर कोई कंपनी, अगर आपने भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बिजनेस से रिलेटेड वो क्या होगा कि आप एक अच्छी ग्रोथ कर पाए और एक प्रॉफिट अर्न कर पाए. तो सबसे फर्स्ट है प्रॉफिट अर्न करना. सेकंड आपका सर्वाइवल, आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो एनवायरमेंट में बना रहे. एंड थर्ड इज ग्रोथ, आप कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहे. तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. इट्स रेफर टू ऑब्जेक्टिव फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. While fixing these objective, management keep consideration with the benefit of the all related parties. यानी आपको क्या मिलना चाहिए, चाहे ऑनर की बात करें, चाहे एम्प्लॉयज की बात करें, चाहे कस्टमर की बात करें, चाहे गवर्नमेंट की बात करें. These are also fulfill organization economic objective which are survival, profit and growth. यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? The management क्या है of an organization primary responsibility. सबसे पहली मैनेजमेंट की एक जो प्रायोरिटी जिसे बोलते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है. क्या करना होता है? ऑब्जेक्टिव को सेट करना. एंड डायरेक्ट इट्स वर्क फोर्स टू अचीव देम. यानी उसको क्या करना? अचीव करना. फर्स्टली वी आर सेट द ऑब्जेक्टिव एंड देन उसको क्या करेंगे? हम अचीव करने की कोशिश करेंगे. एनी बिजनेस इज सक्सेसफुली. एक बिजनेस आपका तभी सक्सेसफुल होता है जब आपके स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर, दो पॉइंट है यहाँ पे, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर. इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है. अभी के लिए सिर्फ इतना कि शेयर होल्डर क्या होता है, जो कंपनी के सिर्फ एक तरह से ऑनर होते हैं जो कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन स्टेक होल्डर जो होते हैं ना, उसके दो पार्ट होते हैं, वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं. तो जो ऑनर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सारे के सारे क्या है? आपके स्टेक होल्डर है. तो ये सारे ये जब भी हैप्पी एंड सेटिस्फाई होंगे जब क्या होगा, इन्हें एक मिनिमम अमाउंट जो है एक तरह से प्रॉफिट का अर्न हो पाएगा. ये तभी क्या होंगे? सेटिस्फाई हो पाएंगे. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप कंटिन्यूअसली सर्वाइव कर पाए, प्रॉफिट अर्न हो और क्या हो? ग्रोथ कर पाए. ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. अब यहाँ पे तीन टर्म है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सर्वाइव करना है, प्रॉफिट करना है एंड ग्रोथ करना है. पहले हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं. थ्री टाइप्स के होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल. अब सोशल के भी तीन टाइप्स हैं कि अगर बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन क्या होना, सर्वाइव करना होने वाला होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने वाला होना चाहिए और कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने वाला होना चाहिए. अब एक एक टर्म को
हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल भी बोलते हैं और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। कुछ बुक में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, कुछ बुक में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो ऑर्गेनाइजेशनल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आपको पहले याद करना है कि सर्वाइवल, यानी सर्वाइव करता है वो बिजनेस, प्रॉफिट हो और ग्रोथ हो। फर्स्ट जो है वो है सर्वाइव। सर्वाइव क्या होता है कि आपका एग्जिस्टेंस बना रहे। ऐसा नहीं हो कि आज आपने अपना कोई स्टोर या अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करी, स्टैब्लिश करी और आपने कुछ ही 6 मंथ में या 1 ईयर में आपको बंद कर दी, तो ये एक तरह से लॉन्ग पीरियड तक नहीं चला, वो बहुत शॉर्ट पीरियड में बंद हो गया। यानी अगर मैं कहूँ कि आपने रिसोर्सेस अच्छे से यूज नहीं किए होंगे, कि आपको सफिशिएंट अमाउंट में रेवेन्यू नहीं अर्न हुआ होगा, तो इन सब की वजह से आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक जो है, लॉन्ग टर्म तक है जो है वो मार्केट में नहीं बना हुआ रहता है। तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, मैनेजमेंट मस्ट बी इंश्योर दैट सफिशिएंट रेवेन्यू आर अर्न। जब भी आपको एग्जिस्टेंस बना के रखना है तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में रेवेन्यू अर्न होना चाहिए। एंड द बेसिक कॉस्ट ऑफ द रनिंग आर मेट, यानी जो आपकी बेसिक कॉस्ट है, यानी जो आपके फॉर एग्जांपल आपके जो आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया तो प्रॉफिट चाहे कम हो लेकिन एटलीस्ट कॉस्ट तो आपको मिले। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप किसी चीज के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो चलो एक सेकेंडरी थिंग हम रखते हैं, लेकिन फर्स्टली आपको कॉस्ट तो मिले। अगर आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ही नहीं मिल रही है तो क्या आप अपना बिजनेस रखेंगे? क्या उसको जल्दी क्लोज नहीं कर देंगे? दिस कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस आर इफेक्टिवली यूज। ये तभी हो सकता है, आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में तभी रह सकता है जब आप अपने रिसोर्सेस को बहुत इफेक्टिवली यूज ले रहे हो। और इफेक्टिवली यूज रहने के बाद आपको कॉस्ट भी अर्न होगी, कॉस्ट के साथ प्रॉफिट भी अर्न होगा और आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू क्या होता रहेगा, लॉन्ग टर्म तक के लिए रन करता रहेगा। आई होप आपको सर्वाइव का मतलब समझ में आएगा, सर्वाइव क्या होता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट वैसे सबको पता है पर हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। जस्ट सर्वाइव की बात में कीप ऑल दी स्टेक होल्डर सेटिस्फाई, यानी जैसे आपका बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, सही से चल रहा है लॉन्ग टर्म तक, तो जरूरी है कि आपके स्टेक होल्डर भी सेटिस्फाई रहे। बट नॉट ऑल द शेयर होल्डर। प्रॉफिट इज रिवार्ड इज इंसेंटिव फॉर शेयर होल्डर टू कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अगर आपको अपने कंटिन्यू बिजनेस और ऑपरेशन को रखना है, अगर आपको अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना है तो आपको अपने शेयर होल्डर को और स्टेक होल्डर को कंटिन्यूअसली रिवार्ड एंड इंसेंटिव देने ही पड़ेंगे, तभी यही आपका प्रॉफिट होता है। यानी अगर आप किसी पर्सन ने, जैसे हम शेयर होल्डर की बात करें, मैं एक कंपनी है बी लिमिटेड और मैंने उसमें कुछ शेयर परचेज करे लाइक 1 लाख रुपीज की। अब अगर मुझे कंटिन्यू वहां से प्रॉफिट नहीं आ रहा है या फिर कंटिन्यू मुझे डिविडेंड नहीं मिल रहा है, इट मींस वो जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें प्रॉफिट किसको देना पड़ता है? अपने शेयर होल्डर को और स्टेक होल्डर को। किसको? स्टेक होल्डर को। अब यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड टर्म जो है वो है ग्रोथ। अ बिजनेस में बी सर्वाइव बाय द ऑफरिंग प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस। एक बिजनेस तभी लॉन्ग टर्म तक चल सकता है जब वो अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके कॉम्पिटिटिव प्राइस होने चाहिए। अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस की यहाँ पे बात करूं तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होने चाहिए ताकि कोई अफोर्ड ना कर पाए, और प्राइस इतने लो भी नहीं होने चाहिए कि आपकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाए। तो प्राइस होने चाहिए वो आपके कॉम्पिटिटर से मिलते जुलते होने चाहिए। मे अर्न प्रॉफिट बाय द रिड्यूसिंग द इट्स कॉस्ट। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इट हैज टू मेक कंटिन्यू एफर्ट्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। इससे क्या होता है? आपका कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर इंक्रीज होता है और आपकी बिजनेस जो है, आपकी इंडस्ट्री जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कैसे हम लोगों की ग्रोथ कैसे होगी, कि कंटिन्यूअसली आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, आप टाइमली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, ऐसी स्ट्रेटेजी लगा के, ऐसी टेक्निक लगा के, तो मतलब एक इनोवेशन का काम कर रहे हो आप अपने बिजनेस में। जैसे आप अपने बिजनेस में इनोवेशन करते जाओगे, आपके बिजनेस की ऑटोमेटिकली ग्रोथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्ट होता है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट में उसका एग्जिस्टेंस बने रहना और ग्रोथ होते रहना। एंड ग्रोथ क्या होती है कि एक तरह से आप अपने प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेल करो। कॉम्पिटिटिव प्राइस मैंने आपको बताया, यानी आपके कॉम्पिटिटर से मिलता जुलता प्राइस होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई प्राइस होंगे तो कोई भी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन जो, एक मिडिल क्लास पर्सन जो है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा
और बहुत ज्यादा लो प्राइस होंगे तो आपकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगी। तो कुल मिला के आपका जो सर्वाइवल वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ शेयर होल्डर में और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। एक लाइन में यहाँ पे कहना चाहूंगी ग्रोथ के लिए कि ग्रोथ इज द यार्डस्टिक ऑफ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। यानी ग्रोथ जो है ना वो आपके बिजनेस का एक क्राइटेरिया बताती है, एक यार्डस्टिक बताती है कि अगर जैसे आपका ग्रोथ हो रहा है तो इट मींस आपका बिजनेस क्या है, एक अच्छी पोजीशन पे है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत जगह पे ये वर्ड आया कि शेयर होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर क्या होता है। तो शेयर होल्डर वो होते हैं अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने क्या किया, एक शेयर दिया है बिजनेस में अपना। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% शेयर परचेज कर लिए या 20% शेयर परचेज कर लिए, यानी जब भी प्रॉफिट होगा या बिजनेस को जब भी प्रॉफिट होगा तो इन्हें 10 to 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ये आपके शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन अगर मैं स्टेक होल्डर की बात करूं तो पर्सन सच एज एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकते हैं, सिटीजन हु इन्वॉल्व विद इन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एक्सेट्रा, वो सारे के सारे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं और बिजनेस के इंटरेस्ट या उसके सक्सेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके स्टेक होल्डर होते हैं। और स्टेक होल्डर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं आपके, जैसे मैं बात करूं शेयर होल्डर भी आ सकते हैं, इसमें एम्प्लॉय भी आ सकते हैं, कस्टमर्स भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट भी आ सकते हैं एंड सप्लाई भी आ सकते हैं। और ये जो होते हैं आपके स्टेक होल्डर, ये सेटिस्फाई एंड हैप्पी होने चाहिए। अगर ये हैप्पी एंड सेटिस्फाई हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑटोमेटिकली अचीव होंगे। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे स्टेक होल्डर्स के नाम है, कौन कौन, सप्लाई हो गए, सोसाइटी हो गई, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर हो गए, कस्टमर्स हो गए, ऑनर्स हो गए, मैनेजर हो गए और एम्प्लॉय हो गए। ये सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल को वैसे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन ब्रॉडली स्टेक होल्डर में सारे के सारे आते हैं, एम्प्लॉय, मैनेजर, ऑनर्स, कस्टमर, सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, ये सारे के सारे आपके स्टेक होल्डर में काउंट होते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब जो हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। मेनली 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अब सेकंड क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजर, जिसमें हम एक इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट करते हैं, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। यानी सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट इन्वॉल्व क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सोसाइटी। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी के लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। कैसी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। अब ये इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ क्या होती है इकोनॉमिक वैल्यू। ये इसमें क्या होता है कि हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमिक, यानी पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर कर रहे हैं। क्रिएट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को मैंने रीजनेबल प्राइस में सेल किया। अगर मैंने उस प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस में सेल किया तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, चाहे लो क्लास, चाहे हायर क्लास, सब उसको परचेज कर पाएंगे। जब उसको परचेज करेंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो हमें और ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। जब और ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो हमें और ज्यादा लेबर चाहिए। लेबर अगर ज्यादा चाहिए तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो वीकर सेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर पाए। नेक्स्ट है यूजिंग सच अ प्रोटेक्शन टेक्निक। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट या सर्विसेज का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बहुत इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक से कर रहे हैं, ताकि क्या हो, जिससे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रह सके। यानी फर्स्ट हमने समझा कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस पर बनाएंगे और रीजनेबल प्राइस के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, सभी को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात खत्म करने के बाद हम लोगों ने देखा जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का हमने मैन्युफैक्चरिंग किया वो हमने एक तरह से अच्छी टेक्निक के थ्रू किया, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉल्यूशन ना हो पाए। और जिससे क्या हुआ, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एंड एक्टिव पार्ट ऑफ द सोशल सर्विस। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ, अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट्स एंड गुड का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करने के बाद,
बिजनेस ने जो है या कंपनी ने जो है बहुत ज्यादा हायर प्रॉफिट अचीव किया, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम CSR एक्टिविटीज में नहीं जाएंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम हमारे प्रॉफिट का कुछ परसेंट पार्ट डोनेट करेंगे। वैसे CSR एक लॉ है और CSR में हम हमारे प्रॉफिट का कुछ लिमिट्स होती हैं, उसका 2% हम किसमें, 2% आपको बहुत कम लग रहा है, लेकिन उसमें देखना पड़ता है कि हमारा टर्नओवर कितना है, 500 करोड़ होता है, हमारी नेटवर्थ कुछ और होती है, तो इसमें हमें सब चेक करना पड़ता है। तो CSR एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें अपना 2% एवरेज प्रॉफिट का डोनेट करना होता है। किसके लिए, एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए, चाहे हम चिल्ड्रंस की बात करें चाहे सीनियर सिटीजन की बात करें। तो कहीं ना कहीं से हम सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके एक रीजनेबल प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सेल करके एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, और जब हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हम लोग वेलफेयर के लिए भी दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग एंड इनडायरेक्टली, चाहे हम डायरेक्टली बात करें चाहे इनडायरेक्टली बात करें, हम कहीं ना कहीं से एक तरह से सोसाइटी को डेवलपमेंट करते ही करते हैं। हमारा जो मेन होता है रीजन, एक तो प्रॉफिट अर्न करना होता है और मार्केट शेयर होता है। अब मार्केट शेयर और प्रॉफिट अर्न कैसे होगा, जब हम एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्शन बनाएंगे एट रीजनेबल कॉस्ट पे। जब क्या करेंगे, हम एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे एक रीजनेबल प्राइस पे, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब यूज करेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें एजुकेशनल, मेडिकल सर्विस एंड चाइल्ड केयर के लिए भी काम आएंगी। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, आपने शायद अजीज प्रेम जी का नाम सुना होगा, ही इज द चेयरमैन ऑफ विप्रो। वो किसके चेयरमैन है, विप्रो के चेयरमैन है। तो उनका ये तो चल ही रहा है, इनका ये फाइनेंशियल जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो चल रहा है, एक इनका अजीज प्रेम जी करके फाउंडेशन भी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। क्या एम है उसका, एम ऑफ द प्रोवाइड क्वालिटी एंड इक्विटी, यानी वो चाहते हैं कि एक एजुकेशन पे डोनेट करते हैं वो सारा का सारा। तो जो अजीज प्रेम जी है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी क्या करते हैं, एक तरह वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आपने देखा कि किस तरह से हम एक रीजनेबल अमाउंट पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सेल करके कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं, एंड सेकंड जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो काफी इको फ्रेंडली ले रहे हैं ताकि सारे के सारे वीकर सेक्शन इसका फायदा उठा पाए। एंड लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किसी पर्सन के जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर रखे हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि फाइनेंशियल नीड्स होती हैं अपने एम्प्लॉइज को, लाइक सैलरी देना, पर्क्स देना, फैसिलिटीज देना। सोशल नीड्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, और अगर मैं उनके डेवलपमेंट की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो उनका टारगेट दिया जाता है कि आपने अगर इतना वर्क कंप्लीट कर लिया तो आपको एक तरह से अवार्ड दिया जाएगा या आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डेवलपमेंट से रिलेटेड। द मीटिंग द फाइनेंशियल नीड लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स, यानी सबसे पहले पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या जाता है, सैलरी एंड पर्क्स। वैसे यहाँ पे जो पर्क्स का मतलब होता है ना, वो एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है। क्या होता है पर्क्स मतलब, क्या होता है, एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है, यानी सैलरी दी जाती है, सैलरी और पर्क्स दी जाती है किसको, एम्प्लॉइज को, यानी समथिंग एक्स्ट्रा। सैलरी तो है ही, लेकिन सैलरी से एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू गेट योर एम्प्लॉयर एन एडिशन इन मनी, यानी जो सैलरी से एक्स्ट्रा जो दिया जाता है वो आपका पर्क्स होता है। ठीक है, लाइक आपको एक तरह से लैपटॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, या फिर आपको एक तरह से टूर पे भेज दिया किसी बाहर किसी वर्क के लिए, या कुछ भी आपको ट्रैवलिंग अब्रॉड भेज दी किसी नई जॉब के लिए, इससे आपका क्या हो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहले फर्स्ट नीड जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव की होती है वो सैलरी एंड पर्क्स प्रोवाइड करवाना होता है। सैलरी तो नॉर्मल होती है, इसके अलावा सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा दिया जाता है वो आपके पर्क्स होते हैं। इसके अलावा सोशल एंड सेटिस्फाई नीड ऑफ द एम्प्लॉय लाइक पीयर रिकॉग्निशन, यानी आपको रिकॉग्निशन मिल रही हो, सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही हो, किसके साथ में, आपके कलीग्स के सामने। आपने कोई ऐसा टारगेट अचीव कर लिया तो आपको एक रिकॉग्निशन मिल गई, एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिल गया, आपके वर्क को अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ से भी आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है जो पूरा होता है किसी ह्यूमन रिसोर्सेज का। हायर लेवल ऑफ नीड लाइक इम्प्लीमेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ दी, आपको क्या कर दिया, आपकी ग्रोथ एंड सर्वाइव कर दिया, तो आपकी पॉलिसीज बढ़ा दी, आपको बोल दिया कि आपको किसी अच्छे वर्क में इन्वॉल्व कर दिया, आपको एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप करो। तो इससे भी क्या होता है, आपका जो पर्सन है या जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। अ मैनेजर इज मेन aim is to achieve the maximum productivity from his and her team member. A good manager क्या होता है,
एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको डेलीगेशन करता है अथॉरिटी की, और इससे क्या होता है उनकी एबिलिटी चेक करता है। जो एम्प्लॉय, जो सबॉर्डिनेट अच्छी एबिलिटी से वर्क करेगा उसको क्या किया जाएगा, उतना ही ज्यादा मोटिवेट किया जाता है और उसको उतना ही एक तरह से टारगेट देकर या फिर रिवार्ड्स देकर या सैलरी देकर या पर्क्स देकर उसे मोटिवेट किया जाता है। तो मेनली मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, ये क्या होता है, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको हमने बहुत डिटेल से स्टडी किया। एक बार हम देख लेते हैं पर्सनल सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव में हम क्या करना है, एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड कराना है सोसाइटी को। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल द इंक्लूड एनवायरमेंटल, यानी आपने क्या किया, एक तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो, ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव है। देन मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी सैलरी, एक अच्छी सैलरी या वेज रेट प्रोवाइड करवाना आपके एम्प्लॉइज को और उन्हें एक तरह से पार्टिसिपेशन भी देना मैनेजमेंट या मैनेजरल डिसीजन के लिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल हो गया, ग्रोथ हो गया, सॉरी प्रॉफिट हो गया एंड ग्रोथ हो गया। सोशल की अगर हम बात करें तो स्टेप टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं, यहाँ हम CSR फॉलो कर रहे हैं, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं। एंड पर्सनल की बात करें तो फाइनेंशियल नीड लाइक सैलरी देके, सोशल नीड यानी रिकॉग्निशन देके एंड पर्सनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं या सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू सो मच।